हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, एमपीएसआई के अलावा अन्य राज्यों में जो एसआई की एग्जाम होती है उसमें भी हिंदी अवश्य पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग को कितने भागों में बांटा जाता है, ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसमें उपसर्ग, अब उपसर्ग किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है कि जैसे उपसर्ग होता है तो इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स मतलब शब्द की शुरुआत में लगने वाला शब्द या शब्द के प्रारंभ में लगने वाला शब्दांश। तो उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ? तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द की शुरुआत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, इसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अपने आप में भी अर्थ होता है और जिस शब्द की शुरुआत में लगेगा उसके भी अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए इसमें उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द की शुरुआत में, जो शब्द की शुरुआत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ठीक है, परिवर्तन कर देता है, ठीक है। और इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें उपसर्ग का भी अपने आप में अर्थ होता है। उपसर्ग का अपने आप में अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले देखिए इसमें, तो हमने यहां पर लिखा है कि उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो देखिए उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द की शुरुआत में लगता है। तो जब किसी भी शब्द की शुरुआत में लगता है और शुरुआत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग का अपने आप में भी अर्थ होता है, ठीक है। और यह जिसकी भी शुरुआत में लगेगा, जिस शब्द की शुरुआत में लगता है तो उस शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन कर देता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें देखिए एक उदाहरण, तो एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर वृष्टि, ठीक है। उदाहरण में आपको बता रहा हूं, जैसे वृष्टि, तो वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वर्षा। इसका अर्थ क्या होता है? वर्षा होता है। अब यदि मैं इसमें यहां पर ये लिख दूं अति, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया अति, मतलब क्या हो जाएगा? आवश्यकता से अधिक वर्षा, तो वह हो जाती है अतिवृष्टि, या वर्षा की अति या वृष्टि की अति, यह भी इसका अर्थ हो जाता है। तो हम देखते हैं यहां पर अति का अर्थ क्या हो जाएगा? अति का अर्थ होता है अधिक और वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वर्षा। आ रहा समझ में? अति का अर्थ क्या है? अधिक, और वृष्टि का अर्थ क्या हो जाता है? वर्षा। तो जब वर्षा की अति होती है या वृष्टि की अति होती है तो उसे हम कहते हैं अतिवृष्टि। तो वृष्टि की शुरुआत में जैसे ही अति लगा तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। और अति का अपने आप में भी अर्थ है और यह वृष्टि के शुरुआत में लगा तो इसके भी अर्थ में इसने परिवर्तन कर दिया। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि जो उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग को कुछ भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से भागों में इसको बांटा जाता है? तो इसमें हमको पढ़ना है पहले, तो हमको जो उपसर्ग पढ़ना है तो उपसर्ग को कुछ भागों में बांटा जाता है। तो पहला इसमें आपको पढ़ना है, कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। इसके बाद फिर दूसरा इसमें आ जाता है कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं। और इसके बाद फिर तीसरा आता है इसमें कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग आते हैं। और इसके बाद फिर लास्ट में हम पढ़ाएंगे आपको अंग्रेजी के उपसर्ग, कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो ये चार भागों में बांटकर आपको पढ़ना है। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं संस्कृत के उपसर्ग।
तो संस्कृत के उपसर्ग में हम जितने भी संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं उनके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा हिंदी का उपसर्ग, फिर इसके बाद में अरबी फारसी का उपसर्ग, फिर इसके बाद में अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, ये 4 भागों में डिवाइड करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहां पर पहले इसमें संस्कृत के उपसर्ग, तो पहला देखिए इसमें संस्कृत के उपसर्ग, पहला देखिए यहां पर संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, अब संस्कृत के उपसर्ग इसमें कुछ उपसर्ग है, तो देखिए इसमें संस्कृत के उपसर्ग में पहला उपसर्ग आता है यहां पर अति। ठीक है, पहला क्या है यहां पर अति। अब इस अति का अपने आप में भी अर्थ होता है और यह जिस शब्द की शुरुआत में जुड़ता है उसके अर्थ में भी परिवर्तन कर देता है। तो देखिए यहां पर जैसे जो अति शब्द है, तो इस अति का अर्थ क्या है? अति का अर्थ होता है अधिक, अति का अर्थ होता है ऊपर। क्या होता है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है अति का अधिक या ऊपर, ये इसके अर्थ होते हैं। आ रहा समझ में? अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। तो यहां पर हमने देखा कि जैसे वृष्टि, ठीक है, वृष्टि, तो वृष्टि का अर्थ क्या हो जाता है? तो वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। अब इसकी शुरुआत में हमने जैसे ही यहां पर अति उपसर्ग लगाया या अति उपसर्ग जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अतिवृष्टि। मतलब वृष्टि की अति, जब आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है तो उसे हम अतिवृष्टि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे ही यह इस वृष्टि शब्द की शुरुआत में जुड़ा तो तुरंत उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरा उदाहरण मैं लिख दूं यहां पर कि जैसे मानव शब्द है, तो मानव एक साधारण शब्द है, मानव या ना मानव। अब इसमें जैसे ही हम अति शब्द जोड़ते हैं, ठीक है, तो जैसे हम यहां पर अति उपसर्ग इसमें जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अति मानव। अब जैसे अति हमने इसमें शुरुआत में जोड़ा, मतलब क्या हो जाएगा? तो मानव मतलब मानव और अति जोड़ दिया तो अधिक मानव, ये इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो उपसर्ग का अपने आप में भी अर्थ होता है और यह जिस शब्द की शुरुआत में जुड़ता है उसके भी अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में, अब ये तो सरल है, ये तो अपने को समझ में आ गया कि इसमें उपसर्ग क्या है? अति है। लेकिन इतने सरल शब्द अपने से एग्जाम में नहीं पूछ सकता। तो इसमें कैसे पूछेगा? तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो अत्यंत शब्द होता है, अत्यंत, तो अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो आपको बताना होगा अति धन अंत। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग क्या है? अति है। इसके बाद फिर ऐसे ही अत्यल्प, ऐसे ही अत्यल्प, तो अत्यल्प में उपसर्ग क्या है? तो अति धन अल्प। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अत्यल्प शब्द होता है, तो अत्यल्प में बताओ उपसर्ग कौन सा होगा? तो आपको बताना होगा अति। फिर यह भी पूछ सकता है कि अत्यल्प में उपसर्ग कौन सा है? संस्कृत का, हिंदी का, अरबी फारसी का, इनमें से किसी का नहीं, तो आपको बताना होगा संस्कृत का। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है अधि, अधि उपसर्ग। अब जो अधि उपसर्ग होता है तो इसका अर्थ भी होता है अधिक या ऊपर, ये इसका भी अर्थ होता है। अति का अर्थ हो जाता है अधिक और ऊपर, और इसका अधिक अर्थ भी होता है अधिक या ऊपर। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। तो यहां पर कुछ उदाहरण आते हैं। तो उदाहरण में पहला, जैसे हमने लिखा यहां पर नियम, ठीक है, हमने लिखा यहां पर नियम। तो नियम में यदि हम अधि जोड़ देते हैं, यदि नियम में हमने अधि उपसर्ग जोड़ दिया, ये तो नियम में यदि हमने अधि उपसर्ग जोड़ दिया तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नियम के ऊपर नियम, वह होता है अधिनियम। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही यहां पर दूसरा शब्द आता है जैसे नायक, ठीक है, नायक। तो नायक में यदि हम अधि जोड़ देते हैं, मतलब इसमें अधि उपसर्ग हम जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये अधिनायक हो जाता है। तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो उपसर्ग का अपने आप में भी अर्थ होता है और यह जिस शब्द की शुरुआत में जुड़ जाता है उसके भी अर्थ में परिवर्तन कर देता है।
ये होते हैं उपसर्ग, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर ये तो सरल थे। अब कुछ उदाहरण जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए अध्यादेश, अध्यादेश में उपसर्ग क्या होगा, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अध्यादेश में उपसर्ग कौन सा है, अधि है, आद्य है, ठीक है, या अ है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा अधि उपसर्ग इसमें। तो आदिधन आदेश बराबर क्या हो जाएगा, अध्यादेश। तो आदेश के ऊपर आदेश वह होता है अध्यादेश। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला एक शब्द आ जाता है जैसे अध्यापक। तो अध्यापक में भी उपसर्ग क्या होगा, अधि। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए, ये अगला उपसर्ग देखिए इसमें, ठीक है। अब अनुपसर्ग का अर्थ क्या हो जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ होता है पीछे या इसका अर्थ होता है समान, ये दो इसके अर्थ होते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण देखिए कि जैसे हमने लिखा यहाँ पर शासन, तो शासन में यदि उपसर्ग हम अनु जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनुशासन, मतलब शासन के समान शासन, तो वह होता है अनुशासन। इसके बाद अगला उदाहरण इसका आ जाता है जैसे गामी। तो गामी में यदि हम अनुपसर्ग जोड़ देते हैं, यदि हम इसमें अनुपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, अनुगामी, मतलब गामी का मतलब चलने वाले या जाने वाले, और अनु जोड़ दिया मतलब पीछे चलने वाले या पीछे पीछे जाने वाले, तो ये होता है अनुगामी। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें अनुगामी में उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें बता सकते हैं अनु है। तो इतना सरल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो अन्वेषण शब्द होता है इसमें उपसर्ग क्या होगा, अन्वेषण में उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें होगा अनुधन एषण, बराबर हो जाता है अन्वेषण। ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है ऐसे ही अन्वेषक, ऐसे ही अन्वेषक। तो अन्वेषक में उपसर्ग क्या होगा, तो अन्वेषक में उपसर्ग हो जाता है अनु, तो अनुधन एषक बराबर क्या हो जाएगा, अन्वेषक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए अगला आ जाता है एक उपसर्ग जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, जैसे उद। ठीक है, उद। अब उद का अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ये इसका अर्थ होता है जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें एक उदाहरण देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि उद्घोषणा में उपसर्ग क्या होगा, तो उद्घोषणा में उपसर्ग होता है उद, ये हम आसानी से बता सकते हैं। फिर इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो उद्घाटन शब्द होता है, तो उद्घाटन में उपसर्ग क्या होगा, तो आपको पता है कि इसमें उपसर्ग क्या है, उद है। लेकिन एग्जाम में इतने सरल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो उज्ज्वल शब्द होता है, वो तो उज्ज्वल में उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग होगा इसमें उद। लेकिन जब इसे उज्ज्वल का हम संधि विच्छेद करते हैं तो उत धन ज्वल होगा, लेकिन इसका उपसर्ग रूप क्या है, उपसर्ग रूप यह उद होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण आपसे पूछा जाए कि बताइए उच्चारण में उपसर्ग क्या होगा, तो उच्चारण में उपसर्ग होगा उद धन चारण, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ये उद उपसर्ग भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है दुर, अगला उपसर्ग आता है दुर। तो दुर का अर्थ क्या होता है, तो दुर का अर्थ होता है कठिन या बुरा, ये इसका अर्थ होता है जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण में जैसे यहां पर हमने लिखा दुर्जन, तो दुर्जन में उपसर्ग क्या है, दुर, और जन मतलब लोग, तो जो बुरे लोग होते हैं उसे कहा जाता है दुर्जन। इसके बाद फिर अगला उदाहरण इसका आ जाता है जैसे दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। तो इसमें हम देखते हैं कि दुर्व्यवहार मतलब बुरे व्यवहार। फिर इसके बाद में ऐसे ही दुर्लभ, दुर्लभ मतलब दुर्धन लभ, जो प्राप्त करना कठिन हो तो उसे कहते हैं दुर्लभ। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण आ जाता है जैसे दुर्दशा,
दुर्दशा, इसके बाद फिर दुर्दिन। तो दुर्दशा में, दुर्दिन में, इनमें दोनों में ही उपसर्ग क्या होगा? दुर होगा, ध्यान रखना। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुर्दशा में उपसर्ग क्या है, तो इसमें उपसर्ग है दुर। इसके बाद फिर ऐसे दुर्दिन में मतलब बुरे दिन, तो दुर्दिन में उपसर्ग क्या होगा? दुर्धन दिन। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण यहां पर हमने उपसर्ग के बारे में आपको बताया है जो संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब इसके बाद में कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं कि है तो संस्कृत के, परंतु इनका प्रयोग अव्यय की तरह किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ उपसर्ग अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ उपसर्ग अव्यय की तरह, अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब यहां पर अव्यय का अर्थ क्या हो जाता है फ्रेंड? तो अव्यय का अर्थ होता है कि वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि कुछ संस्कृत के ऐसे अव्यय शब्द हैं जो यहां पर उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें एक उदाहरण देखिए इसका, तो इसमें देखिए जैसे आ, तो आ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आ का अर्थ होता है अभाव, ठीक है, या नहीं। तो नहीं के अर्थ में या अभाव के अर्थ में या न के रूप में इस आ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब कुछ उदाहरण अपन देखते हैं कि जैसे कारण, तो कारण में यदि हम आ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? अकारण, मतलब कोई कारण नहीं। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे अभाव जोड़ देते हैं यहां पर, तो अभाव मतलब इसमें भी उपसर्ग क्या होगा? इसमें भी उपसर्ग है अ, परंतु कैसा है यह? तो ये उपसर्ग तो है परंतु अव्यय की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है, अन। तो अन का अर्थ क्या हो जाता है? तो यह भी निषेधात्मक रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ न होता है, ठीक है। तो न के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है अनाधिक अन का। तो ये है संस्कृत के परंतु अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब इसमें देखिए कि जैसे इसका अर्थ हो जाता है न या नहीं के रूप में, ठीक है, या तो न या नहीं के रूप में या निषेधात्मक रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर अपन देखते हैं कि जैसे अनधिकार, अनधिकार, तो कई बार क्या होता है कि इस अनधिकार को अनाधिकार लिखा जाता है जो कि गलत होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर जो अनाधिकार लिखेंगे हम, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? अन, जिसमें आधा क्या रहता है? न, और फिर क्या हो जाएगा? अधिकार, ठीक है। तो अधिकार नहीं या अधिकार न हो तो उसे कहा जाता है अनधिकार। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है जैसे, तो अगला इसमें आ जाता है उपसर्ग अधः, ठीक है। अगला उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो अगला उपसर्ग आ जाता है अधः, और अधः का अर्थ क्या हो जाता है? तो अधः का अर्थ होता है नीचे, अधः का अर्थ क्या हो जाएगा? नीचे। अब कुछ इसके उदाहरण देखिए, तो उदाहरण में हम देखते हैं कि जैसे अधोगति, जैसे अधोगति, ठीक है। अब अधोगति में यहां पर उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग इसमें अधः, ठीक है, उपसर्ग क्या इसमें? अधः, धन गति बराबर हो जाता है फिर ये गति, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में ऐसा ही एक और उदाहरण आता है जैसे अधोपतन, तो अधोपतन में उपसर्ग क्या होगा? जैसे यहां पर शब्द है अधोपतन, तो अधोपतन में उपसर्ग क्या है? अधः धन पतन। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला उदाहरण आता है इसका कु। अगला उदाहरण है कु। अब कु का अर्थ क्या होता है? तो कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा। जैसे पुत्र,
अब पुत्र में यदि हम कु जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाता है, मतलब बुरा पुत्र हो जाता है। ऐसे ही मार्ग में यदि हम कु जोड़ देते हैं, अगर हम मार्ग में कु जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुमार्ग, मतलब बुरा मार्ग। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कुपुत्र में उपसर्ग क्या है, तो आपको बताना होगा कु। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कुपुत्र में जो कु उपसर्ग है यह किस प्रकार का उपसर्ग है, यह हिंदी का है, संस्कृत का है, अरबी फारसी का है या फिर अंग्रेजी का है, तो आपको क्या बताना होगा, संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है। अब इसके बाद फिर इसके बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं, जैसे कुपुत्र हैं तो यहाँ पर अपन इसको कुपुत्री भी बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे बुद्धि है तो बुद्धि का कुबुद्धि भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया आपको कुछ ऐसे उपसर्ग जो अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, परंतु ये हैं किसके, संस्कृत के हैं। और इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं शब्दों को गति शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। किसको गति शब्द कहा जाता है, तो जो उपसर्ग अव्यय की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं उनको कहते हैं गति शब्द। अब इसके बाद देखिए हिंदी का उपसर्ग, अगला आ जाता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, अब कुछ हिंदी के उपसर्ग आते हैं, तो जैसे देखिए इसमें पहला, तो पहला आ जाता है जैसे अन। ठीक है। तो अन का मतलब क्या हो जाएगा, तो अन का मतलब होता है बिना या नहीं। अन का अर्थ क्या हो जाएगा, बिना या नहीं, ये इसका अर्थ होता है। अब कुछ उदाहरण देखिए इसके, जैसे पढ़, पढ़, तो पढ़ में यदि हम अन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनपढ़, मतलब न पढ़ा हुआ या बिना पढ़ा हुआ। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अनपढ़ शब्द होता है इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर अन। फिर इसके बाद में आपसे यह पूछा जा सकता है कि ये जो अन उपसर्ग है यह किस भाषा का उपसर्ग है, संस्कृत का है, हिंदी का है, अरबी फारसी का है या अंग्रेजी का है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर ये हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता है, इसी का अगला उदाहरण है कि जैसे अनजाना या अनजान या अनजाना। तो अनजाना मतलब ना जाना हुआ, जिसको हम नहीं जानते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये उपसर्ग किसके हैं, ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं। अब इसके बाद फिर अगला उपसर्ग देखिए हिंदी का, अगला उपसर्ग है हिंदी का उन। और उन का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर एक कम, एक कम, ये आपको ध्यान रखना होगा, एक कम। ठीक है। अब कुछ उदाहरण देखिए इसके, जैसे हम लिख देते हैं 49 या 39, तो 39 मतलब 39, तो 39 में या 39 में उपसर्ग क्या होगा, उन। तो जहां पर भी हम उन लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, एक कम। आ रहा समझ में? जैसे 29 लिखते हैं तो 29 मतलब 30 से एक कम। फिर इसके बाद में 39 लिखते हैं या 39 लिखते हैं तो 40 से एक कम, 39 या 39। फिर इसके बाद में ऐसे ही कभी कभी 49 लिखा जाता है, कभी कभी 49 लिखते हैं या कभी कभी 49 लिखते हैं। ठीक है। तो फिर यहां पर क्या होगा, 50 से एक कम वह होता है 49। ऐसे 59, तो 59 क्या होगा, 60 से एक कम। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो उन उपसर्ग हैं यह हिंदी का उपसर्ग होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला आता है अध। हिंदी का अगला उपसर्ग आता है अध। और इस अध का अर्थ क्या है, इस अध का अर्थ होता है आधा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण इसके, जैसे हमने लिख दिया यहां पर, जैसे पका।
अब पका में यदि हम अध जोड़ देते हैं उपसर्ग तो ये क्या हो जाएगा, अधपका, मतलब आधा पका। आधा पका नहीं है, मतलब जो आधा कच्चा आधा पका रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम, अधपका कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग होगा अध। कौन सी भाषा का उपसर्ग है, हमारी हिंदी भाषा का उपसर्ग ये है, ये है। फिर इसके बाद में इसी का अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे अधकचरा। अगला उदाहरण होता है जैसे अधकचरा। इसके बाद फिर अधमरा, ठीक है। तो अधकचरा मतलब आधा कचरा, और इसमें उपसर्ग क्या होगा, अध। ऐसे ही नीचे अधमरा, तो अधमरा में उपसर्ग क्या होगा, अध। मरा मतलब मरा हुआ, तो आधा मरा हुआ उसको कहते हैं अधमरा। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि मार मार के अधमरा कर दिया, मतलब आधा मार दिया उसको। तो यहां पर अध का मतलब होता है आधा। तो ये हिंदी का उपसर्ग है फ्रेंड, याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हमने आपको यहाँ पर बताए हैं जो हिंदी के उपसर्ग के हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे आ जाता है कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। तो देखिए इसमें अरबी फारसी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो अरबी फारसी, ठीक है, अरबी फारसी के उपसर्ग। तो जो अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं ये विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं, मतलब कुछ विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हमारी हिंदी में भी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण इसके अरबी फारसी के, जैसे हमने लिखा यहाँ पर अल। तो अल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अल का अर्थ हो जाता है यहाँ पर निश्चित। क्या अर्थ हो जाएगा, निश्चित हो जाता है। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे अलविदा, ठीक है, जैसे अलविदा। तो अलविदा में हम देखते हैं कि इसमें उपसर्ग क्या होगा, अल होगा, और विदा मतलब निश्चित रूप से विदाई। आ रहा समझ में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलविदा शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आपको बताना होगा अल। अब यह भी पूछा जा सकता है कि जो अलविदा शब्द है इसमें अल किस प्रकार का उपसर्ग है, हिंदी का, संस्कृत का, अरबी फारसी का, अंग्रेजी का। तो आपको बताना पड़ेगा अरबी फारसी का। फिर इसके बाद में इसी का अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे अलमस्त। अलमस्त तो निश्चित रूप से मस्त, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए, एन। अगला आ जाता है एन। तो एन का अर्थ क्या हो जाता है, तो एन का अर्थ होता है ठीक। इसका अर्थ क्या हो जाता है, ठीक। जैसे एन वक्त, उदाहरण है इसका, जैसे एन वक्त, ठीक है, एन वक्त मतलब ठीक वक्त पर, ठीक समय पर। फिर इसके बाद में एन मौका, एन मौका, ठीक है। तो इसमें भी उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें उपसर्ग होगा एन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो एन मौका शब्द होता है इसमें उपसर्ग एन किस प्रकार का उपसर्ग है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा संस्कृत का, अरबी फारसी का, या फिर इसके बाद में इंग्लिश का, मतलब अंग्रेजी का। तो आपको बताना होगा अरबी फारसी का, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण आता है, जैसे खुश। जैसे खुश, तो खुश का अर्थ क्या होता है, तो खुश का अर्थ होता है अच्छा। खुश का अर्थ क्या हो जाता है, अच्छा होता है। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हो, बोलते हैं कि नहीं, तो इसका हो जाएगा खुशकिस्मत। तो खुशकिस्मत मतलब अच्छी किस्मत। फिर इसके बाद में ऐसे खुश मिजाज, खुश मिजाज। तो खुश मिजाज मतलब अच्छा मिजाज, मिजाज मतलब उसका व्यवहार, तो अच्छा व्यवहार या अच्छा मिजाज, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको याद रखना होगा। तो इसी में हम कह सकते हैं खुश नसीब, खुद किस्मत, सॉरी खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश मिजाज, ठीक है। तो ये सभी में उपसर्ग क्या होता है, तो इन सभी में उपसर्ग अरबी फारसी के होते हैं खुश, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है वह। अगला उपसर्ग आता है वह। तो वह का अर्थ क्या हो जाता है, तो वह का अर्थ होता है साथ, लिए और पर, यह इसका अर्थ हो जाता है, किसका, व का। अब कुछ उदाहरण इसके देखिए कि जैसे, जैसे वह मुश्किल, ठीक है,
बमुश्किल, मतलब क्या हो जाएगा, मुश्किल के साथ। तो कई बार आपने इस शब्द का उपयोग किसी को करते हुए सुना होगा या देखा होगा, या आपने भी इस शब्द का प्रयोग किया होगा कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन हम तो बमुश्किल यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बमुश्किल पहुँचे मतलब बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला इसमें देखिए, अगला आ जाता है यदि, ठीक है। तो अगला इसमें आ जाता है कि यदि बद, ठीक है। तो बद का मतलब क्या होता है, तो बद का मतलब भी होता है बुरा। हमने खुश का अर्थ क्या समझा था, तो खुश का अर्थ मैंने आपको बताया था अच्छा, और बद का मतलब यहां पर क्या है, बुरा। तो अब कई बार हम बोलते हैं कि ये बहुत बदनसीब है, यह बहुत ही बदनसीब है। तो बदनसीब है मतलब इसका नसीब बुरा है। इसके बाद फिर ऐसे ही बदकिस्मत कह सकते हैं, बदनसीब, बदकिस्मत, इसके बाद फिर बदचलन। आ रहा समझ में। तो इन सभी में उपसर्ग क्या होगा, इन सभी में उपसर्ग होता है बद, ये आपको ध्यान रखना होगा। और बद किस भाषा का उपसर्ग है, तो यह अरबी फारसी का उपसर्ग होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ऐसा कोई भी एक शब्द आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग तो इसमें बद है, लेकिन कौन सी भाषा का उपसर्ग है, तो अरबी फारसी का उपसर्ग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कुछ अंग्रेजी का उपसर्ग। अब देखिए इसमें कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग या अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अंग्रेजी भाषा के कुछ उपसर्ग हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं। जैसे हम देखते हैं कि अरबी फारसी के जो उपसर्ग होते हैं उनका प्रयोग तो हमारी हिंदी में किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि अब अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया जाने लगा है हमारी हिंदी में। कैसे, तो कुछ उदाहरण देखिए। तो कुछ उदाहरण यहां पर देखिए, जैसे सब, तो सब का मतलब क्या हो जाएगा, तो सब का मतलब छोटा, ठीक है। क्या हो जाएगा सब का मतलब, यहां पर छोटा या उसका सहायक, ठीक है, छोटा। तो हम इसमें देखते हैं जैसे सब, तो सब में ये जिसके भी शुरुआत में जुड़ता है तो ये उससे एक कदम छोटा हो जाएगा या एक कदम पीछे हो जाएगा या एक पद उससे छोटा हो जाता है। तो इसका कुछ उदाहरण देखिए। तो उदाहरण हमने लिखा है यहां पर कि जैसे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर, तो यहां पर क्या हो गया, इंस्पेक्टर से छोटा होता है सब इंस्पेक्टर। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारी हिंदी भाषा में इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद फिर ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे सब रजिस्ट्रार का नाम सुना होगा कभी आपने, सब रजिस्ट्रार। तो जो सब रजिस्ट्रार शब्द होता है तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, सब है, और यह किस भाषा का उपसर्ग है, तो यह अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग होता है, ठीक है। इसके बाद फिर रजिस्ट्रार से यह छोटा होता है, इसलिए इसके लिए सब रजिस्ट्रार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है जैसे वाइस, जैसे वाइस। तो वाइस का अर्थ आप क्या समझते हैं, तो वाइस का अर्थ हो जाता है यहां पर सहायक। क्या हो जाएगा, सहायक। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में एक प्रेसिडेंट होते हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट से नीचे की एक पोस्ट होती है जिसको हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। मतलब हमारे राष्ट्रपति का, हमारे प्रेसिडेंट का सहायक होता है जिसको वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। मतलब हमारे भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में एक चांसलर होता है और एक वाइस चांसलर होता है, वाइस चांसलर, ठीक है। तो कुछ देशों में हम देखते हैं कि जैसे हमारे भारत में, तो हमारे भारत में जैसे राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति होता है, तो ऐसे कुछ देशों में चांसलर और वाइस चांसलर होते हैं। जैसे जर्मनी में होते हैं चांसलर, एंजेला मर्केल, नाम सुना होगा आपने।
तो ये क्या होता है, चांसलर। जैसा हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति काम करते हैं ऐसे वहां पर चांसलर काम करते हैं। तो चांसलर का सहायक होता है वाइस चांसलर, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ अरबी भाषा के ये कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग थे जो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें उपसर्ग क्या होगा। पहले तो आपको उपसर्ग छांटना होगा, फिर दूसरा प्रकार होगा कि इसमें उपसर्ग किस भाषा का है, तो आपको याद रखना होगा। तो जिस भाषा का भी आए उस भाषा को ध्यान रख के आपको सही आंसर लगाना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।